आज हमारा टॉपिक है डीएनए सीक्वेंसिंग, जिसको सेंगर मेथड या चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहा जाता है। डीएनए सीक्वेंसिंग किस लिए की जाती है कि इसमें हम किसी भी डीएनए की सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं कि उस डीएनए में किस किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं और किस सीक्वेंस में मौजूद हैं। तो डीएनए सीक्वेंसिंग ये वाला मेथड। डीएनए सीक्वेंसिंग जिसको सेंगर ने जो है पेश किया था, तो इसी मेथड के ज़रिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी जो है वो किया गया, जिसमें ह्यूमन का सारा जीनोम मालूम किया गया और उसके सारे सीक्वेंस मालूम किए गए। तो पहले जब ये डिस्कवर हुआ था ये मेथड, तो उस वक्त तो मैनुअली हो रहा होता था, लेकिन आजकल ये ऑटोमेटिक होता है और तकरीबन 24 आवर्स में एक ह्यूमन का जो जीनोम है पूरा वो सीक्वेंस कर लिया जाता है। पीसीआर की तरह ही है ये वाला तरीका, और पीसीआर की जो टेक्निक है वो यहीं से जो है वो निकली है। सेंगर सीक्वेंसिंग वर्क ये कैसे उसने किया था, तो ये तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टेप्स इसके पहले कर लेते हैं कि पहला स्टेप है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचर पहले किया जाता है। ये हमने पीसीआर में भी पढ़ा था कि या तो हॉट जो टेम्परेचर है वो दिया जाता है तकरीबन 94 सेल्सियस तक, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ट्रीट किया जाता है विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्जन के बाद फिर एनीलिंग की जाती है, जैसे पीसीआर में हम प्राइमर इंट्रोड्यूस करते थे। तो यहाँ पर प्राइमर 3 प्राइम एंड पर अटैच किया जाता है, क्योंकि पॉलीमरेजेस जो हैं वो प्राइमर के बगैर काम नहीं करते, तो पहले प्राइमर को अटैच किया जाता है, जिसको हम एनीलिंग का प्रोसेस कहते हैं। फिर पॉलीमरेज इस स्टेप के लिए ज़रूरत होता है। उसके अलावा जो 4 किस्म के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स हैं वो ज़रूरत पड़ते हैं। तो वो चारों किस्म के जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं वो ज़रूरत होते हैं और वो डाले जाते हैं टेस्ट ट्यूब्स में। उसके अलावा एक ख़ास किस्म का एक और न्यूक्लियोटाइड भी सेंगर ने तैयार किया, जिसको डाईडीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का नाम दिया उसने। इन दोनों में फ़र्क मैं आगे आपको बताऊंगी कि डीएनटीपीज़ और डीडीएनटीपीज़ में क्या फ़र्क है। जब ये दोनों ऐड कर दिए जाते हैं टेस्ट ट्यूब में, फिर जो है वो पोलीमराइजेशन स्टार्ट होती है और पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है डीएनटीपी और डीडीएनटीपी का। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो आपने पढ़ा हुआ है। जो आम होता है कि इसके 1 कार्बन पर नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है और 3 कार्बन पर जो है वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है और 5 कार्बन के साथ 3 फॉस्फेट्स अटैच होते हैं। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। सेंगर ने जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाया, जिसको डाईडीऑक्सी कहा गया, उसमें फ़र्क ये होता है कि 3 कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं होता, बल्कि वहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप होता है। तो डाईडीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो ट्राइफॉस्फेट है वो
मज़ीद न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होने देता, क्योंकि मज़ीद न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर वहाँ पर अटैच होगा। लेकिन अगर पॉलीमराइजेशन के दौरान DDNTP डाईडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाता है तो वो टर्मिनेट कर देता है उस DNA स्ट्रैंड की सिंथेसिस को। तो इसलिए इसको चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहा जाता है। अब ये इस्तेमाल कैसे होता है? यहाँ पर पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने डीनेचुरेशन की, और डीनेचुरेशन हमने टेम्परेचर या सोडियम हाइड्रोक्साइड के ज़रिए की और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया। यहाँ पर जो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये सिंगल स्ट्रैंडेड वो डीएनए है जिसकी हमने सीक्वेंस मालूम करनी है। अब यहाँ पर तो लिखी हुई है, लेकिन ये ऐसे समझे कि अभी हमें मालूम नहीं है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में पहले हमने क्या किया कि प्राइमर को जो है वो अटैच किया, रेडियो एक्टिवली लेबल प्राइमर। तो वो जिस जगह पर अटैच हो गया तो मतलब उसकी सीक्वेंस उसी के मुताबिक है, 3 प्राइम एंड पर ये अटैच होता है। उसके अलावा इसमें क्या यूज़ होते हैं? नॉर्मल जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं 4 किस्म के, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमिन। डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। और ये जो ब्लू कलर का आपको स्ट्रैंड नज़र आ रहा है ये वो सीक्वेंस है जो अभी मालूम नहीं है। ब्लैक वाली हमें मालूम है क्योंकि वहाँ पर जो प्राइमर है वो हमारे जो हमने ऐड किया है वो उसमें अटैच हो गया। फिर क्या किया जाता है कि 4 किस्म के टेस्ट ट्यूब्स जो हैं वो बनाई जाती है, और उन हर टेस्ट ट्यूब में 1% डाईडीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो डाला जाता है। मतलब कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बना हमारे पास जो डीएनए था उसकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं। हर टेस्ट ट्यूब में उसकी एक एक कॉपी डाली जाती है। डीएनए पॉलीमरेज डाला जाता है। चारों किस्म के जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डाले जाते हैं। और अगर 90% नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड डाले गए हैं तो 10% इसमें एक किस्म का डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डाला जाता है। अब 4 हैं तो एक में एटीपी वाला डीडी डाला जाता है, दूसरे में डीडीसीटीपी डाला गया, तीसरे में डीडीटीटीपी डाला गया और चौथे में डीडीजीटीपी डाला गया। जब सारी चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं और जब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होती है तो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस आपको पता है कि प्राइमर जब अटैच हो जाता है तो पॉलीमरेज आगे मूव करता है और उसको सेंस करता है और उस किस्म का जो न्यूक्लियोटाइड है वो वहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको जो ब्लैक कलर का जो ये था ये सिंगल स्ट्रैंडेड, इसके साथ तो हमने प्राइमर अटैच कर दिया। अब आगे जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर पॉलीमरेज अगर वो अटैच कर देता है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में सी और फिर उसके बाद जी और फिर थाइमीन पर, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, अगर इस पॉइंट पर DDATP अटैच हो जाता है तो इस चेन की टर्मिनेशन हो जाती है। मतलब कि फिर आगे फर्दर पॉलीमराइजेशन नहीं होती, फर्दर डीएनए नहीं बनता। तो फिर ये वाला जो फ्रेगमेंट है डीएनए का ये यहीं पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा फिर सेकंड टेस्ट ट्यूब में अगर हम देखें तो उसमें
भी उसी के हिसाब से, मतलब ये जो DDCTP ATP या जितने भी चारों किस्म के हैं, ये किसी भी पॉइंट पर अटैच हो सकते हैं। इसमें हमें वन न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट भी मिल सकता है, इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट भी मिल सकता है और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो जब ये सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, फिर पॉलीएक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए इनको सेपरेट किया जाता है। तो जेल पॉली एक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि एक पोल जो है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा जो है वो नेगेटिव होता है, या इसको ये नेगेटिव कर दें और इसको पॉजिटिव कर दें। नीचे की तरफ पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ नेगेटिव है। एज़ यू नो, DNA जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो क्या करता है, वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ हमने 4 टेस्ट ट्यूब से, तो यहाँ पर 4 जो है वो पार्टीशंस बना दी जाती हैं और फिर जो DNA फ्रेगमेंट्स बने हैं वो उसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो है, ठीक है, ये सबसे छोटा है, जिसमें 1 या 2 बेस पेयर के बाद तीसरा जो है वो DDA अटैच हुआ, तो चेन फ्रेगमेंट जो है वो चेन टर्मिनेशन हो गई। अब पहले यही छोटा वाला जो फ्रेगमेंट है वो नीचे अपोजिट पोल की तरफ ट्रांसफ़र होगा, माइग्रेट होगा और वहाँ पर इसकी जो सीक्वेंस है वो वहीं पर मालूम हमें हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा, फर्स्ट हमें किस टेस्ट ट्यूब में मिला, DDCTP में मिला। जो दूसरा हमें छोटा फ्रेगमेंट मिला वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें DDGTP में मिला। फिर हमें जो तीसरा है वो हमें कहाँ मिला, वो DDATP में मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, अब जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट जो सबसे नीचे होगा वो हमें किस ट्यूब में नज़र आएगा या किस ब्लॉक में नज़र आएगा, वो है GGCTP। तो यहाँ पर DDCTP साइटोसिन अटैच है, इस हमने डाला था इस टेस्ट ट्यूब में, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। फिर इसके ऊपर जो हमें नज़र आएगा और सबसे नीचे जो होगा बाकियों से, वो हमें किस ट्यूब या ब्लॉक में नज़र आ रहा है, वो GTP में नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, G लिख देंगे। इस तरह हम इसको भी लिख देंगे, जो कि A में है तो हम यहाँ A लिख देंगे। फिर जो चौथा है वो हमें A में मिल रहा है आगे, तो A लिख देंगे। तो इस तरह जो जो आगे फ्रेगमेंट्स जिस पोजीशन पर नज़र आते जाएंगे, तो फिर हम उसकी सीक्वेंस यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस हमें मिली है ये वाली, ये वो सीक्वेंस है जो हमें यहाँ पर बनाई है हमने, और ये बिल्कुल अपोजिट है इस सीक्वेंस के। तो इसको जब हम अपोजिट करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये वाली जो सीक्वेंस है, ये वाली जो सीक्वेंस है, ये वो सीक्वेंस है जो हमने मालूम करनी थी, और इसी की हमने क्या कर दी, सीक्वेंसिंग कर दी। तो DNA सीक्वेंसिंग इस तरह की जाती है, और सेंगर का जो मेथड है वो इस तरह इसके लिए हुआ था।